हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले वनडे एग्जाम में उम्दा साबित हो सकते हैं और हो सकता है इससे जुड़े प्रश्न आपको एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में या किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है ये है कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया, क्या कारण था उसे जलाने का। इसके पहले भी कई ऐसे लोग आए जो क्या कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर क्या कहा जाता है कि आक्रमण किए और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है इस चीज़ में वो कामयाब हो गए। तो इसी पर हम ये पूरा वीडियो चर्चित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाता आ रहा है। आज से हजारों साल पहले से ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके अलावा तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसका अब सिर्फ खंडहर मात्र बचा है। परंतु हम आज यहाँ केवल नालंदा विश्वविद्यालय की ही बात करेंगे, न कि और किसी विश्वविद्यालय की। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कब और किसने बनवाया नालंदा विश्वविद्यालय को। कब और किसने बनवाया नालंदा विश्वविद्यालय को, ये पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। परंतु नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, तब उसके कुछ बाद उन खंडहरों का जब पुनः रिसर्च किया गया तो उसमें कई ऐसी मुद्राएं मिली जिससे यह अनुमान यानी जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की खूबी क्या थी? क्या थी खूबी नालंदा विश्वविद्यालय की? तक्षशिला के बाद नालंदा दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता था और नालंदा विश्वविद्यालय 800 सालों तक शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 2000 शिक्षक आचार्य यानी जिन्हें आचार्य उस समय कहा जाता था और 10,000 विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता था और सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ये विद्यालय उस वक्त का पहला आवासीय विद्यालय था। इस विद्यालय का खर्च कुछ तो वहाँ के शासक और कुछ विद्यालय खुद उठाती थी, क्योंकि उनमें में से ही डॉक्टर, कारीगर सभी थे। यहाँ सभी तरह की ज्ञान यानी सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पहली बार चीन के इतिहासकार वेन सांग ने बताया था। ये दोनों एक चीन यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध भी कई बार आकर रहे हैं। इस विद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई और विद्वानों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। इसमें धर्मकुंज नाम की 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसे 3 अलग अलग नाम में कैटेगरीज दिया गया था। उनका नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। यहाँ 90 लाख पांडुलिपि और लाखों किताबें थीं। कहा जाता है कि जब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो उसके पुस्तकालय की आग 6 महीने तक जलती रही थी। अब आप इससे कल्पना या अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी किताबें और कितनी पुस्तकें रही होंगी। उस वक्त यहाँ इतिहास, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध कला, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा विज्ञान, आयुर्वेद, भूगोल इत्यादि शिक्षा दी जाती थी। कहाँ से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के अलावा कई ऐसे विद्यार्थी आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ग्रीस, मंगोलिया, मलेशिया आदि देशों से यहाँ लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। रहस्यमय किताबें और उनका रहस्य। 1923 में इंग्लिश राइटर टोल्बो मुंडे ने अपने एक बुक द अननोन मैन में सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय लोगों के बारे में बताया था कि उनके पास 9 अलग अलग विषयों की किताबें थी जो इतनी रहस्यमयी थी कि इससे दुनिया बदल सकती थी। इसलिए उसको छुपा रखना अति आवश्यक था और इसलिए सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग लोगों को चुना जिसकी पहचान दुनिया से छुपा दी गई और उनको ये किताब दी गई ताकि वे इस किताबों के ज्ञान को बढ़ा सके और इसकी रक्षा कर सके। कहा जाता है कि वे लोग इसकी रक्षा आज भी कर रहे हैं और वे लोग नालंदा विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे और वे किताबें भी वहीं की थी जिन्हें वहां छिपा कर रखा गया था। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला तथा बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जला दिया गया? क्यों, क्या कारण था? 11वीं सदी में तुर्की सेना ने नालंदा के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में
एक बार दिखाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी जो था वह इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वह इलाज नहीं करना चाहता था। उससे लगा था कि इतने दूर-दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये भिक्षुक उसका इलाज क्या कर पाएँगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। तब उनके समक्ष एक शर्त रखा गया जिसमें कहा गया कि तुम्हें मुझे ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी कोई भी दवा का सेवन मैं नहीं करूँगा। प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहाँ से चले गए और दूसरे दिन फिर वह खिलजी के यहाँ आए और खिलजी को कुरान की किताब दी तथा कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाएं। बख्तियार खिलजी वैसा ही किया और 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की किताबों के पन्नों के किनारे पर दवा के लेप लगा दिया, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा अंदर गई और वह ठीक हो गया। खिलजी को और क्रोध हुआ कि कैसे ये बौद्ध भिक्षुक इस्लाम से आगे है। उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों पर था, इसलिए बख्तियार खिलजी इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म का एकमात्र केंद्र को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिससे करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जला दी गई और उसके साथ ही वहाँ के विद्यार्थी तथा आचार्यों को भी जिंदा जला दिया गया। 6 महीने तक पुस्तकालय की किताबों से धुआं निकलता रहा। इस बात से ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी आप कभी नालंदा जाएं तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को जरूर देखें, आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः मिट्टी से ढक गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बहुत बाद ये मिट्टी से पूर्णतः ढक गया था, जिसके ऊपर बाद में खेती होने लगी। परंतु जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चीन के इतिहासकार वेनसांग और इत्तिशिंग ने बताया था, ये दोनों एक चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। तब वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में खुदाई हुई तो ये खंडहर दिखाई दिया, जिस पे जलने के निशान आज भी देखा जा सकता है। यह विश्वविद्यालय 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में फैला था, परंतु 1 किलोमीटर में ही खुदाई हुई और बाकी एरिया में आज भी खेती होती है। यहाँ के कुएं अब भी सुरक्षित हैं और उपासना गृह भी साफ दिखाई देता है। इस देश का दुर्भाग्य, क्या कहा जा सकता है इस देश का दुर्भाग्य पर? जिस बख्तियार खिलजी ने लाखों लोगों को मारा और नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया, उसके बावजूद आज भी उसके नाम पर गांव और रेलवे स्टेशन है। आज वो किताबें होती तो हमारा देश पुनः ज्ञान का प्रकाश फैला रहा होता। वैसे लोगों के नाम पर रेलवे स्टेशन होना ही और गांव का नाम होना ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।